हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को एक फैमिली डिनर पर लेकर आता है और विंग अपना कुछ पास्ट याद करता है। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। अब सुबह हो गई थी। यहाँ पर पहले जब विंग की आंखें खुलती है, विंग महसूस करता है कि उसके सर के नीचे शायद किसी का हाथ है और शायद उसे कोई काफ़ी टाइम से घूर भी रहा है। विंग ये सब महसूस कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो आंखें खोल कर देखता है कि उसने अपना सर कहाँ पे रखा हुआ है। विंग फिर थोड़ा सा अपना सर ऊपर करता है, तो वो सरप्राइज होकर उसने अपनी आंखें बहुत बड़ी बड़ी कर ली थी। वांग जी उसे घूर ही रहा था। विंग फिर वांग जी को देखने लगता है। अब करीबन 8 बजने वाले थे। वांग जी सुबह ही 5 बजे उठकर अपनी जॉगिंग वगैरह पे जाता है और फिर 8 बजे आकर फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता करके 10 बजे तक वो ऑफिस जाता है। पर आज तो वो 8 बजे तक ही बिस्तर पर था। विंग उसकी तरफ देखे जा रहा था। वांग जी भी उसे कंटिन्यू घूर रहा था। वांग जी फिर विंग के चिन पर हाथ रखता है और उसे थोड़ा ऊपर की साइड करता है। वांग जी फिर विंग से कहता है, तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। विंग तो उसे और ज़्यादा आंखें बड़े करके देखने लगता है और वो कुछ भी नहीं कहता। वांग जी भी बस विंग को कंटिन्यू देखे जा रहा था। करीबन 2 मिनट बाद वांग जी फिर अपना फेस को विंग के फेस से के करीब लाने लगता है और वो बस ऐसे ही और भी ज़्यादा करीब होने लगता है। वांग जी विंग के पास आकर उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उनके रूम का गेट लॉक होता है, जिससे फिर विंग होश में आ जाता है और वो जल्दी से उठकर फिर गेट को खोलता है। विंग जब गेट को खोलता है तो वो बाहर देखकर तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वांग जी तो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। वो उठने ही वाला था। उसने अपना कंबल हटाया, पर तभी आर्यन उसके ऊपर आ गया और उसके ऊपर लेट गया और वो बस ये कह रहा था कि डैड, आप मुझे छोड़कर अकेले कैसे सो सकते हो, और मुझे वहाँ पर अकेले सोने के लिए छोड़ दिया। आर्यन अभी भी नींद में था। वो वांग जी के ऊपर लेट जाता है, जैसे वांग जी उसका बिस्तर हो। विंग आर्यन को देखकर कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए, पहले तो कभी नहीं उठे थे। आर्यन कहता है, मॉम, मैं अभी भी सो रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और जब मैंने देखा कि डैड मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं डैड के पास आ गया। वांग जी तो अब उसके ऊपर हाथ फिराने लग गया था और आर्यन बस उसके ऊपर अच्छे से लेट गया था। वांग जी आर्यन को अच्छे से थपका कर सुला रहा था। विंग इतने में फिर नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जब विंग बाहर आता है तो वो वांग जी को देखता है, जो अब आर्यन को बेड पर अच्छे से लिटा रहा था, क्योंकि आर्यन सो चुका था। वांग जी जब विंग को बाहर आते हुए देखता है तो वो विंग से कहता है, क्या तुम मेरे कपड़े निकाल दोगे, मैं भी अब फ्रेश होकर मुझे जल्दी आज कंपनी में जाना है। विंग फिर वांग जी से ठीक है कहता है और वो फिर कबर्ड से कपड़े निकाल देता है। वांग जी फिर कब नहाने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होकर फिर बाहर आता है
तो वो देखता है कि विंग तो रूम में नहीं है, पर आर्यन उठ चुका है। आर्यन फिर वांग जी को देखकर वांग जी को गुड मॉर्निंग विश करता है। वांग जी भी फिर आर्यन को गुड मॉर्निंग कहता है। वांग जी फिर आर्यन से पूछता है कि तुम्हारी मम्मा किधर है। आर्यन कहता है मम्मा मम्मा तो शायद किटी के पास गई है। वांग जी पूछता है किटी किटी कौन। आर्यन कहता है आपको नहीं पता, वो यानली, हम उसे किटी बुलाते हैं। वांग जी कहता है किटी, पर किटी तो एक कैट को कहते हैं ना। आर्यन कहता है हाँ, पर वो एक कैट ही तो है, बिल्कुल एक प्यारी सी कैट जैसी। वांग जी फिर मुस्कुराने लगता है और उसको गोद में उठा लेता है और फिर वो कहता है अच्छा तो तुम क्या हो। आर्यन कहता है मैं एक बनी हूँ, मैं और मम्मा हम दोनों बनी हैं। वांग जी फिर आर्यन को लेकर बाहर आता है और वो गेट खोलकर एक सर्वेंट को बुलाकर उसे कहता है आर्यन के कपड़े और ब्रश लाने के लिए। फिर वांग जी उसे बाथरूम में ले जाता है और उससे बातें कर रहा था। वांग जी कहता है पर मुझे तो तुम कहीं से भी बनी नहीं लगते, मुझे तो तुम रेड लगते हो। आर्यन कहता है नहीं, मैं और मम्मा दोनों ही रैबिट है, मैं रेड नहीं हूँ। वांग जी कहता है अच्छा तो बताओ फिर मैं क्या हूँ। आर्यन कहता है आप लॉयन हैं, आप सबसे बड़े हो ना, मम्मा से भी बड़े, इसीलिए आप एक बड़े लॉयन हैं। वांग जी फिर मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है अच्छा चलो बहुत हो गई तुम्हारी जंगल बुक की बातें, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। वांग जी फिर आर्यन को फ्रेश करता है और फिर उसे तैयार होकर नीचे सीढ़ियों से लाता है। विंग ये सारी बातें सुन रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था। वांग जी जब आर्यन को नीचे ला रहा था तो वो आर्यन से पूछता है अच्छा बताओ तुम अब इतने बड़े हो गए हो तो तुम स्कूल जाना कब शुरू करोगे, तुम स्कूल कब से जा करोगे, अब तो तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अब स्कूल भी जाना चाहिए। आर्यन कहता है स्कूल। वांग जी कहता है हाँ, अब तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है ना फिर। वांग जी ऐसे ही बातें करके डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है जहाँ पर विंग नाश्ता लगा रहा था। वांग जी फिर विंग से पूछता है अच्छा बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या अब हमें इसका एडमिशन स्कूल में नहीं कराना चाहिए, अब तो ये बड़ा हो गया है ना, तो तुम बताओ हमें कब जाना है। विंग जब ऐसा सुनता है तो उसके हाथ में जो प्लेट थी वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी, जैसे कि उसे वो बड़ा सा शौक लगा हो, पर फिर वो अपने आप को संभालता है और वांग जी की तरफ देखता है जो उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। विंग फिर आर्यन को देखता है। आर्यन फिर विंग से पूछता है मम्मा मैं स्कूल जा सकता हूँ ना, मैं स्कूल कब जाऊँगा। आपने भी तो कहा था ना जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मुझे स्कूल जाना है, बताओ ना मैं कब जाऊँगा स्कूल। विंग आर्यन से कहता है हाँ ठीक है चले जाना, पहले नाश्ता कर लो। फिर वांग जी टेबल पर बैठता हुआ कहता है ठीक है तो हम कल ही आर्यन के एडमिशन के लिए जाएंगे, और वो विंग से भी कहता है कि तुम भी चलना। अब कुछ समय बाद वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वहाँ पर वांग जी का सेक्रेटरी आता है। वांग जी उससे पूछता है क्या वो काम हो गया जो सा मैंने तुम्हें दिया था, क्या उनका पता लग गया। वो सेक्रेटरी फिर वांग जी को एक फाइल देता है और कहता है सर हाँ हमने उनका सारा कुछ पता लगा लिया है और वो हमें जल्द ही मिल जाएंगे। वांग जी उस फाइल को देखते हुए कहता है मुझे वो जल्द ही चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उन्हें पकड़ो और ढूंढो, उन्हें ढूंढ कर जल्दी से पकड़ो और मेरे सामने लेकर आओ।
फिर वो सेक्रेटरी वांग जी को बो करके वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर किसी को कॉल लगाता है और उससे कहता है, कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। फिर कुछ समय बाद शोयांग वांग जी के ऑफिस में आता है और वो फिर वांग जी से कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी हड़बड़ी से में क्यों हो। वांग जी कहता है, तुम इतने दिनों से थी कहाँ आखिर। शोयांग कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसी के साथ रहूँगा ना कि तुम्हारे साथ। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शोयांग कहता है, ऐसा क्या, क्या हुआ आखिर, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। वांग जी कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वे दोनों कुछ आपस में बातें करते हैं। शोयांग कहता है, ओह, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। वांग जी कहता है, अपना मुंह बंद रखो और तुमसे जितना कहा है उतना करो। शोयांग कहता है, क्या तुम मुझसे इस बारे में बताओगे। वांग जी कहता है, क्या ज़रूरत है, ये भी कोई बात बताने की है। शोयांग कहता है, पर मुझे तो लगता है तुम्हें बता देनी चाहिए, इससे फिर तुम्हारे आपस का प्यार ज़्यादा बढ़ेगा। वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जब बताना होगा तब मैं बता दूंगा। शोयांग कहता है, अच्छा तो तुम दोनों की अभी तक बातें नहीं हुई। वांग जी कहता है, हाँ शायद थोड़ी थोड़ी तो हुई है, हम अभी धीरे धीरे ही घुलने मिलने लगे हैं और आपस में बातें करने लगे हैं। शोयांग कहता है, तो तुम आखिर उसके बारे में क्या क्या जान चुके हो। वांग जी कहता है, शायद बहुत कुछ। शोयांग कहता है, ओह, और मुझे कब बताओगे। वांग जी कहता है, तुम क्या करोगे जानकर, तुम्हें क्यों इतना इच्छा हो रही है उसके बारे में जानने की। अच्छा ठीक है मत बताओ, पर तुम मुझे उससे मिलवा कर रहे हो। वांग जी कहता है, मिलवा दूंगा, अभी इतनी जल्दी क्या है। शोयांग कहता है, अच्छा तो तुम्हारे आपस में बातें क्या हुई। वांग जी फिर उसे कुछ बातें बताता है। शोयांग कहता है, ओह, तो इसका मतलब वो भी धीरे धीरे अभी घुलने मिलने लगा है। वांग जी कहता है, हाँ शायद यही ठीक है। शोयांग कहता है, तो तुम्हें उसे पार्टी में लाना चाहिए। वांग जी कहता है, क्या तुम डैड वाली पार्टी कर रहे हो। शोयांग कहता है, हाँ जो तुम्हारे डैड हर साल कराते हैं। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, मैं उससे पूछूंगा, पर पहले डैड को तो हमें बुलाने दो। शोयांग कहता है, हाँ ठीक है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे डैड बुलाने के ही नहीं तुम्हें, तुम्हें तो सबसे पहले ऊपर रखेंगे। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है। फिर वे दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं। फिर शोयांग वहाँ से चला जाता है और अब शाम हो चुकी थी। फिर वांग जी अपने घर आता है। वो घर आकर फिर आर्यन के साथ कुछ देर खेलता है। फिर वो फ्रेश वगैरह होता है और डिनर करता है। फिर अब रात हो चुकी थी। वांग जी अपने बेड पर लेट चुका था और विंग कुछ देर बाद फ्रेश वगैरह होकर वो भी बेड पे आ गया था। विंग फिर बेड पर लेट जाता है। वांग जी जब विंग को देखता है, वो फिर जल्दी से आकर विंग को हग कर लेता है। वांग जी ने अपना हाथ विंग के पेट पर रखा हुआ था और उसको टाइटली हग कर लिया था। विंग भी वांग जी से कुछ नहीं कहता है और वो भी आंखें बंद कर कर लेट जाता है। वांग जी विंग के गाल पर ही अपनी गाल रख लेता है और वो उसको जल्दी से टाइट करके लेट जाता है और वो फिर कुछ देर बाद विंग के कान में विस्पर कर कर विंग को गुड नाइट कहता है और वो फिर से विंग को हग कर लेता है। विंग विंग भी हल्का सा मुस्कुराता है और वे ऐसे ही सो जाते हैं। और अब सुबह हो चुकी थी। वांग जी की सबसे पहले आंखें खुलती है। वो जल्दी ही उठ जाता है। वांग जी जब
अपनी साइड में विंग को देखता है तो वो मुस्कुराता है। विंग जो उसे बिल्कुल टाइटली चिपक कर ही लेटा हुआ था। उसका एक पैर सिर्फ भांजी के ऊपर था और एक हाथ भांजी को बिल्कुल टाइटली पकड़ा हुआ था। भांजी ये देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और उसको थोड़ा अपने से अलग करता है और फिर वो विंग के फोरहेड पर किस करता है और फिर उठकर अपने जॉगिंग वगैरह पे चला जाता है। और अब कुछ देर बाद विंग भी उठ चुका था और वो जल्दी से फ्रेश होकर किचन में जा चुका था नाश्ता बनाने के लिए। कुछ देर बाद वहाँ पर फिर भांजी जॉगिंग करके घर में एंट्री करता है और वो फिर उधर किचन की तरफ देखता है तो वहाँ पर विंग नाश्ता बना रहा था। भांजी फिर विंग के पास जाता है और उसको पास वहीं पर खड़ा हो जाता है। विंग पहले तो ये नोटिस करता है और वो कुछ नहीं कहता, बस अपने नाश्ते पर ध्यान देता है। भांजी भी ये नोटिस करता है कि विंग ने उसे इग्नोर किया है। भांजी फिर एक डेविल सी हंसी देता है और वो जल्दी से विंग को पीछे से हग कर लेता है और अपना सर विंग की नेक में रख लेता है। विंग तो अभी भी बस नाश्ता ही बना रहा था। कुछ देर बाद विंग कुछ महसूस करता है। भांजी ने अब अपने हाथ विंग के जो टमी पर रखे हुए थे उनको हल्के से रफ करने लगता है और बस विंग इसी को देख रहा था। फिर वो अपना सर हल्का सा पीछे की साइड करता है और वो भांजी को देखता है। भांजी विंग से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे बता रहे हो कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे? अब बताओ, तुम मुझे इतने हॉट से पर्सन को कैसे इग्नोर कर सकते हो? और वो कंटिन्यू बस विंग के टमी पर अपने हाथ फिरा ही रहा होता है। विंग फिर उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे अंदर से पसीने की स्मेल आ रही है और मैं नहा चुका हूँ। भांजी ये सुनकर भांजी की जो स्माइल थी वो बंद हो जाती है। फिर भांजी विंग से कहता है, हाँ ठीक है, तुम यही तो कहना चाह रहे हो कि मैं जल्दी से फ्रेश होकर आऊँ और फिर बाद में तुमसे चिपक जाऊँ जैसे तुम सुबह को मुझसे चिपके रहते हो। भांजी ये सुनकर थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और वो फिर उसे अपना नाश्ता बनाने लगता है। फिर भांजी वहाँ से जाता हुआ कहता है, अच्छा तुम्हें याद तो है ना, आज हमें आयान को इसके स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लेकर जाना है। विंग कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसे तैयार करके लाता हूँ। भांजी ये कहकर फिर वहाँ से चला जाता है। विंग भी अपना नाश्ता ख़त्म करके आयान को तैयार कराने के लिए ले जाता है। फिर भांजी तैयार वगैरह होकर नीचे डाइनिंग टेबल पे आता है। वहाँ पर फिर आयान भी बैठा हुआ था। आयान भांजी को देखकर कहता है, डैड, गुड मॉर्निंग डैड, आप कैसे हो? भांजी कहता है, मैं ठीक हूँ और तुम कैसे हो? आयान कहता है, मैं भी ठीक हूँ। उधर से विंग आता हुआ कहता है, तुम दोनों रात ही तो तुम दोनों ने गुड नाइट किया था और अब सुबह गुड मॉर्निंग कर रहे हो, तो इसमें मैं ठीक हूँ और तुम ठीक हो तो क्या बात हो गई? तभी भांजी कहता है, हाँ क्योंकि मैं एक बड़ा सा लॉयन हूँ अपने जंगल का, तो इसीलिए मुझे अपने रैट और कैट के बारे में पूछते रहना चाहिए। विंग भांजी की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें कैसे पता? भांजी फिर विंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ मुस्कुराता है और फिर वो विंग के पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपनी साइड करता है। भांजी विंग से कहता है कि मुझे कैसे पता चला कि इस बड़े से लायन के पास एक क्यूट सा बनी भी है? ये सुनकर विंग थोड़ा शर्माने लगता है। तभी फिर आयान कहता है, डैड मैंने कहा था ना, मैं रैट नहीं हूँ, मैं भी एक बनी हूँ।
भांगजी फिर अयान के पास आ जाता है और उससे कहता है, नहीं तुम एक रैट ही हो। विंग फिर अयान की तरफ देखकर कहता है, अयान। फिर अयान कहता है, सॉरी मम्मा, पर ये हमारी सीक्रेट तो अब डैड को भी पता चल गया है। विंग कहता है, ठीक है, अब जल्दी से नाश्ता करो और फिर रेडी हो जाओ। फिर अयान वांगजी की तरफ देखकर कहता है, डैड क्या हम आज सच में स्कूल जाएंगे? वांगजी कहता है, हाँ, और आज तुम्हारा फिर एडमिशन भी होएगा। अयान फिर खुश हो जाता है और वे फिर जल्दी से नाश्ता करते हैं। अब वे तीनों एक कार में बैठे हुए थे और एक स्कूल की तरफ जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद में सब एक स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। वांगजी फिर कार से निकलता है और वो अयान को निकालकर फिर विंग की हेल्प करता है। जब विंग कार से बाहर निकलकर स्कूल की तरफ देखता है तो वो कहता है, ये तो वो। फिर वांगजी कहते हैं, हाँ, जो भी तुम सोच रहे हो वो सही है। विंग कहते हैं, पर इतने बड़े स्कूल में लाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो बहुत ज़्यादा महंगा भी होगा। वांगजी कहता है, तुम भूल गए हो, मैं एक लैंड कंपनी का मालिक हूँ और तुम क्या सोच रहे हो, मेरा बेटा किसी छोटे स्कूल में थोड़ी ना पढ़ेगा। ये इस शहर का नंबर 1 स्कूल है, इसीलिए इसको मैं यहीं पर पढ़ाना चाहूँगा। विंग फिर वांगजी की तरफ देखने लगता है और वांगजी फिर विंग का हाथ पकड़कर और अयान को लेकर अंदर स्कूल में चला जाता है। कुछ देर बाद फिर वे स्कूल से बाहर आते हैं और कार में बैठकर घर की तरफ जा रहे होते हैं। वांगजी विंग से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि प्रिंसिपल इसके टेस्ट मार्क्स देखकर ही इसको एक क्लास जंप करा देगा। तभी अयान कहता है, हाँ, क्योंकि मम्मा मुझे रोज़ पढ़ाती है तो इसीलिए इतना तो मुझे आता था और मैंने जल्दी से सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। वांगजी कहता है, गुड, और अब ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करना। अयान कहता है, हाँ, और मैं तो अब जल्दी से स्कूल जाऊंगा, फिर वहाँ पर अच्छे से और बहुत सारे दोस्त भी बनाऊंगा। फिर वे सब ऐसे ही बातें कर कर घर चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी लोग मेरी वीडियो सुनते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ओके बाय दोस्तों, थैंक यू।